अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, आखिरी शो हमारा 3 मई को हुआ था पिछले हफ्ते, और हफ्ते का दिन था उससे लेकर आज तक 5 दिन गुजर चुके हैं। बहुत कुछ इन 5 दिनों में बदल चुका है। 3 मई को जो हमारा शो था उसमें आपने बात की पहलगाम अटैक की, और आपने इस बात पर दलाइल दिया कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसके अलावा आपने एक प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर करेगा, और वो कार्रवाई 6 से 7 मई की शब हो गई। 12:40 के बाद अटैक शुरू हुए, मिसाइल अटैक, और उन्होंने डिफरेंट जो टारगेट्स थे उनको निशाना बनाया, और वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कामयाबी के साथ और नहायत अनइमेजिनेबल तरीके से ये कामयाबी के साथ निशाना बनाया। लेकिन जो इंडिया ने किया उस पर भी सवाल खड़े हो गए, और फिर ये सवाल भी कि ये कहाँ तक जाएगा मामला, और पाकिस्तान क्या बदला लेगा या नहीं। पाकिस्तान ने उसको जिस तरह जवाब दिया उस पर भी सवाल खड़े हो गए कि वाकई राफेल तैयारी गिराए गए या नहीं गिराए गए, क्योंकि इंडिया में मीडिया इस पर उन्होंने अपने होंठ सी दिए। उसके बाद सवाल ये उठा कि ड्रोन्स पाकिस्तानी हदूद में इतनी अंदर तक कैसे आ गए। दोनों हुकूमतों के अपने अपने वर्जन्स हैं, वहाँ भी इजलास हो रहे हैं, ब्रीफिंग्स हो रही हैं। पाकिस्तान में भी आज बहुत अहम ज़बरदस्त ब्रीफिंग DGI SPR की जानिब से दी गई, और इसाक डार साहब का भी वर्जन सामने आया, उस पर भी बहुत से सवाल हैं। तो मैं आपसे इसी सीक्वेंस में सवाल दर सवाल करती जाऊँगी, क्योंकि 22 अप्रैल से लेकर 6-7 मई तक तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे, और आपने कहा था कि बैक चैनल डिप्लोमेसी भी या बैक चैनल्स जो है वह एक्टिव हो चुके हैं, अमेरिका भी उसमें एक्टिव हो चुका है। उसके बाद भी इंडिया ने ये किया, और JD वैंस का जो स्टेटमेंट था आपने उसकी तरफ भी इशारा किया कि ना वे वो कह रहा है इंडिया को इजाज़त दे रहा है, गो अहेड, और आपने कहा था पाकिस्तानी हुकाम को इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, जैसे माजी में न्यूक्स के हवाले से जो बाइडन की स्टेटमेंट पे प्रोटेस्ट किया गया था, बट पाकिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट नहीं आया। मेरा पहला सवाल ये हमारी ऑडियंस के लिए भी जो आपको सुनना चाहते हैं, सब ने ये पूछा कि कब है सिटी साहब का शो। तो सिटी साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि ये एंटीसिपेटेड तो था कि इंडिया कार्रवाई करेगा, तो क्या भारत ने वाकई अपने टारगेट्स अचीव कर लिए कामयाबी से, और उस पर जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था वो ठीक रहा या इससे ज़्यादा होना चाहिए था? जी हाँ, पहला सवाल तो यही बनता है। आखिरी सवाल बनेगा आगे क्या होगा। हाँ, जंग होगी कि नहीं होगी, असली हाँ, जंग जी, वो आखिर में बात करेंगे, और वो भी तब जब पाकिस्तान जवाब देगा या नहीं। उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी। तो अब सूरत हाल ये है कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम वाला जी, ये खुद करवाया गया था बराह रास्त या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली होता है कि अपने बंदे ही करवा के, इनडायरेक्टली होता है करवाया जाता है लोगों से, उनको उकसाया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है खुफिया तौर पे, उनसे करवाया जाता है। ये पहली दफ़ा नहीं था कि इंडिया की रियासत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया इस किस्म का। हवाला जो आम तौर पे दिया जाता है वो दिया जाता है 2000 में। उस वक़्त बिल क्लिंटन आए हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान भी आना था, इसका जिक्र मैंने किया जी। और फिर उस वक़्त एक सिखों के ऊपर एक मैसेकर हुआ था, और मेरा ये मौक़िफ़ था कि ये खुद करवाया गया है और पाकिस्तान का नाम लगाया गया है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि क्लिंटन पाकिस्तान को सेंशर करे, कुछ सैंक्शंस लगाए वगैरह। उस वक़्त तक मुशर्रफ ने कू किया हुआ था पाकिस्तान में, और क्लिंटन सोच रहा था जाऊँ या ना जाऊँ। क्लिंटन ने बाद में इसका हवाला दिया, क्लिंटन पाकिस्तान भी आ गया, और क्लिंटन ने बाद में एक किताब के अंदर इसका हवाला भी दिया कि उसका ये ख्याल था कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने ये किया, मगर वो किताब से वो चीज़ें निकाल दी गई बाद में। फिर तो मैंने ये इसका भी हवाला दिया था कि क्लिंटन भी यही शक करता था कि इंडिया ने खुद करवाया। मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई, इंडिया में तो गाली गलौच हो गई, लोग अच्छे खासे लोग जो थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये खुद करवाया गया था। बहरहाल मैंने उसकी एविडेंस प्रेजेंट की, और वो एविडेंस पक्की है जी। अगर CIA कह रही है कि ये खुद करवाया और क्लिंटन कह रहा है तो फिर उससे जान पड़ती है। बहरहाल मुझे ये शक था कि ये भी जो कुछ हुआ है ये भी उसी किस्म की चीज़ हुई है पहलगाम। हाँ, पहलगाम में, और मैंने ये बात कही, और उसके ऊपर भी बड़ी गाली इंडिया से मुझे पड़ी और अभी तक पड़ रही है जी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ये जो करवाया है इसका मकसद ये है कि इंडिया कुछ करेगा। अगर इंडिया ने करना कुछ नहीं तो फिर करवाने की ज़रूरत क्या थी। करवाया है तो इसके पीछे कोई साजिश है या कोई सोच है, और सोच में यही है कि वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है पाकिस्तान को थल्ले लगाना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, पाकिस्तान को सेंशर करना है, क्योंकि इंडिया अब अमेरिकन कैंप में जा रहा है, और ये अमेरिका समझता है कि ये बड़ा अच्छा वक्त है कि अमेरिका को अपने साथ पक्का ही कर लिया जाए। और फिर चाइना का भी मसला है, तो इसलिए उसका ये ख्याल था कि ये अच्छा टाइम है ये करने के लिए। और पाकिस्तान वैसे भी कमज़ोर है पहले से, मईशत भी कमज़ोर है, टेररिज्म भी बड़ी हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, पॉलिटिकल डिवाइड है, कमज़ोरी है इंटरनेशनल कंसेंसस में एंड सो ऑन।
तो फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के लिए दिस वाज अ गुड टाइम टू डू दिस फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू द बैड टाइम। तो मैंने इसलिए ये इल्ज़ाम लगाया, इसलिए फिर मैंने कहा ये कुछ करेंगे। अब उन्होंने कर दिया जी। जब कर दिया तो सवाल ये था कि जो उन्होंने किया है पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा। तो इसलिए अब आया आपने जो सवाल पूछने हैं कि पाकिस्तान का रिस्पांस, उन्होंने जो कुछ किया उसकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दी। मैं अभी भी समझता हूँ कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसको एक जवाब बनाया गया। तो अब उन्होंने जो अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर बहुत से सवाल खड़े हो गए कि क्या अपना मकसद पूरा कर लिया कि नहीं किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी, वो कह रहे हैं मेयर था, नॉन एस्केलेटरी था और प्रोपोर्शनेट था एंड रिस्पॉन्सिबल था। डू यू थिंक दैट? बात यह है कि इंडिया ने पूरी कोशिश की है कि दुनिया को अपने साथ लें, कि दुनिया को कन्विंस करें कि ये पाकिस्तान का हाथ है इसमें। मगर जो दुनिया का रिस्पांस आया वो यही आया कि वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह सिंपल सी ये है कि दुनिया को बेवकूफ़ तो नहीं है, उनकी भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, उनको भी बहुत कुछ पता है। तो उन्होंने यही फैसला किया सबने कि ये इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। अच्छा। अगर होता तो आपको पता ही है कितने एंटी पाकिस्तान दुनिया बनी हुई है इस वक्त। और तो फ़ौरन उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठा देनी थी कि हाँ इंडिया सही कहता है। किसी ने नहीं कहा, यहाँ तक कि जिससे उन्होंने $10 बिलियन के जहाज़ खरीदे हैं राफेल, फ्रांस ने भी उनका साथ नहीं दिया, जिसके साथ उनका क्वाड में इतना बड़ा अलायंस है अमेरिका, जिसके डोनाल्ड ट्रंप कहता है मेरी यारी है मोदी के साथ, उससे भी साथ नहीं दिया। शेमफुल कह दिया, बल्कि शेमफुल कह दिया, स्लिप ऑफ टंग था या आपको लगता है कि समझते हैं? साथ नहीं दिया, पुट इट लाइक दैट। ओके। तो फिर अब कौन इनका साथ देगा? सऊदी अरेबिया ने साथ नहीं दिया, कतर ने साथ नहीं दिया, किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया जी। तो उन्हें ऐसे लगा कि हमारा साथ नहीं दिया, बड़े परेशान थे और अभी भी बड़े परेशान हैं कि यार ये क्या हुआ। तो एक सेटबैक तो उन्हें ये आया। उसके बाद उन्होंने अब बात को छेड़ दी थी, अवाम उनकी तैयार कर ली थी उन्होंने जंग के लिए, और कोई ना कोई कार्रवाई करनी है तो फिर कार्रवाई करनी पड़ी, फिर सोच समझ के करनी पड़ी कि अब करें क्या। पहले शायद कोई और प्लान था, अब ये है कि जी चलो हम कहते हैं कि टेररिज्म के ठिकाने हैं और उनको हम करते हैं। अच्छा, जब उन्होंने टेररिज्म के ठिकानों के ऊपर ये किया सब कुछ, तो उससे भी उन्हें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, बिकॉज वहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही कोई नहीं, वहाँ तो सिविलियंस थोड़े से थे, उनको उन्होंने मार दिया। बच्चे भी तो वो भी अब इनके खिलाफ कही बात कि भाई वो टेररिस्ट कहाँ थे, वो दाढ़ी वाले हथियार लेके बैठे हुए, उनकी हमें तो लाशें चाहिए थी, वो तो मिली कोई नहीं, वहाँ तो था ही कोई नहीं। तो एक तो ये भी एक धक्का लगा, तो नाराज़ तो बहुत है, वो अपसेट है कि ये हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा। उधर से उनकी जो आवाम है वो उनको इतना तैयार कर लिया था कि वो अब सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो कह रही है ये क्या है। तो फिर जब हमने कार्रवाई की उसके ऊपर तो उनके जहाज़ गिरा दिए हमने, वो तो और भी धक्का लग गया उनको, और भी ज़ख्मी हो गए हैं वो कि एक तरफ दुनिया नहीं यकीन कर रही, दूसरी तरफ हमारी पिटाई भी हो गई है, तो अब हम करें क्या जी। तो इस सिचुएशन में दैट इज़ वेयर वी फाइंड आवरसेल्व्स टुडे। ओके, इसका मतलब है वो अपनी सुबकी छुपाने के लिए ये ड्रोन्स भेजे गए हैं दोबारा। अब ये अगला सवाल ये आ गया कि दो सवाल खड़े हो गए ना, हाँ। कि अभी तक पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिरा दिए जी, अब उसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई है। पाकिस्तान कहता है हमने 5 जहाज़ गिराए हैं और 1 ड्रोन गिराया है, और वो कहते हैं कि वो तो मानते, एक भी नहीं मानते जी, वो एक भी नहीं। द हिंदू की पोस्ट क्यों उतार ली गई, रिमूव क्यों कर ली गई? बात ये है कि वहाँ और भी मीडिया ये सवाल पूछ रहा है। एक्सप्रेस वालों ने भी ये, उनका रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग की थी। अच्छा। बाकी 3 जहाज़ जो गिरे हैं कश्मीर के अंदर, एक जहाज़ जो गिरा बठिंडा में, उसकी रिपोर्टिंग की थी हिंदू के रिपोर्टर ने, तो वो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, उन्होंने वो स्टोरी विड्रॉ कर ली। मगर बात तो बाहर आ गई है, वहाँ इंडिपेंडेंट 4-5 इंडिपेंडेंट उनके भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आप अगर जहाज़ नहीं गिरे हैं तो आप रोक क्यों रहे लोगों को जाने को? जो जाके देखना चाहता है तो उसको रोकते क्यों है? लोग जाना चाह रहे हैं, सबको रोका है, मलबा गिरा है, लोग पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हटा दिया और गया। ये वहाँ एयरफोर्स के लोग चले गए, इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने घेराव कर लिए, जाने नहीं देते आगे किसी को जहाँ गिरे हैं जहाज़। तो ये भी एक सवाल खड़ा हो गया कि यार ये क्या बात हुई, आप दिखाते नहीं हैं, पूछते नहीं। तो इंडिया के अंदर सवाल खड़े हो गए। 90% इंडिया तो मीडिया तो इनके हाथ में, वो तो जो ये कहते हैं वो बोलते हैं, और फिर उनको मुसलमानों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ खसूसन नफरत भी है, और वो एहसास कमतरी भी है किसी किस्म का, जिसकी वजह से वो हमारे खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, एक किस्म की जंग कर रहे हैं अपने न्यूज़ रूम से। तो ये इस किस्म की सिचुएशन वहाँ बनी हुई है। तो एक किस्म से इंडिया की जो इस वक्त हुकूमत है वो कॉर्नर हो चुकी है
इंटरनेशनल सपोर्ट मिल नहीं रहा। एयरफोर्स की उनकी कारकर्दगी जो है वो पार पे नहीं है, वो हार गए वहाँ जैसे पहले हारे थे, जब उनका पायलट भी हमने गिरा लिया था, जहाज भी गिरा लिया था अभिनंदन 2019। हाँ, 2019। तभी ये राफेल की आवाजें लगा रहे थे, वो और होना उस वक्त चाहिए ये था। राफेल की आवाज़ें निकाल रहे थे कि जब हमें मिलेगा तो देखना क्या होना होता है। चाहिए हमारे पास। तो अब मिल तो गया, $10 बिलियन आपने खर्च करके 36 जहाज खरीद लिए आपने। तो अब फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो अब सिचुएशन ये है कि, और फिर इन्हें ये भी डर लगा हुआ है कि कुछ ज़्यादा बड़ा हमला किया तो शायद पाकिस्तान की मदद चाइना आ जाए। अगर चाइना आ गया तो फिर ऊपर क्या होगा? ऊपर चाइना ने अपनी फोर्सेस मूव कर ली तो वो लद्दाख के अंदर तो क्या होगा? तो प्रॉब्लम्स तो हैं, मगर इन्होंने एक कदम उठा लिया है और वो बैकफायर कर गया। अब अपने आप को इसमें से निकालना भी है और अपनी पब्लिक को भी खुश करना है। अगर पब्लिक को खुश नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी बचेगा नहीं, इलेक्शन में उड़ जाएगा अगली इलेक्शन में। और ये किया ही इसीलिए था कि बिहार में भी इलेक्शन आ रही है, बंगाल में भी आ रही है, यूपी में, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब बात यह है कि ये पुरानी उनकी ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है, उनका ख्याल था बड़ा अच्छा वक्त है ये करने को, वो बैकफायर कर गया। और आपकी अफवाज ने जिस तरीके का मुंह तोड़ जवाब दिया उनको इन टर्म्स ऑफ रिटेलिएशन, तो डिफेंसिव, भाई वो आए, हम तो नहीं गए कुछ करने के लिए, हमने तो अभी जाना है करने के लिए, अभी जाना है। हाँ अभी हमने जाना है, ठीक है। हाँ अभी तो हमने इंतकाम नहीं लिया, अभी तो हमने अपने आप को डिफेंस में हमने जो कुछ किया आप एग्रेशन कर रहे थे, हमने अपने आप को डिफेंड किया, मगर हमने तो अभी कार्रवाई नहीं की। बदला तो लेना है शहादतों का, बिल्कुल लेना है। तो अब ये है कि अब सूरत हाल ये है कि इंडिया जो है वो परेशान है, और ऊपर से हुआ ये जैसे तवक्को थी कि जब ये स्टेज पे बात आएगी कि वो कुछ करेंगे, हम डिफेंस में कुछ करेंगे, फिर हम ऑफेंस में कुछ करेंगे, तो वो काउंटर ऑफेंस करेंगे, तो बात आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेटरी लैडर में चढ़ जाएगी कि एक के बाद दूसरा उससे ज़्यादा करेगा। तो अब ये वो स्टेज आ रही है कि अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो उन्होंने कुछ किया, हमने डिफेंड कर लिया अपने आप को। अब जो खर्चा ये है कि अब जब हम ऑफेंस करेंगे, बदला लेंगे, तो फिर इंडिया क्या करेगा? अच्छा, ऑफेंस की तरफ जाने से पहले सेठ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा, DGISPR ने भी कहा, इसहाक डार साहब ने भी ये कहा कि हम 10 से 12 उनके तैयारे लॉक कर चुके थे, लेकिन फिर ये इंस्ट्रक्शंस आई कि जो पेलोड गिराएंगे सिर्फ उन्हीं जहाज़ों को टारगेट किया जाए, और हमने 5 तैयारे टारगेट किए, 10 से 12 को कर सकते थे। इतनी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा क्यों किया गया जब 80 जहाज़ फ़ज़ा में मौजूद थे अकॉर्डिंग टू वज़ीर आज़म? देखिए, दो बातें हैं। एक तो हर बात नहीं माननी चाहिए, ये खूब प्रोपेगेंडा भी होता है ना इसमें, कि हम चाहते तो 20 गिरा सकते थे, हम चाहते तो 12 गिरा सकते थे। तो अगर आप 12 गिरा सकते थे तो आपने फिर रेस्ट्रेंट शो की ना, यही आप तो बताना चाह रहे हैं ना कि हम 12 गिरा सकते थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, और हमने 12 गिरा सकते थे, हमने गिराए नहीं। अच्छा, तो इसका ये मतलब है आप बताना ये चाह रहे हैं हमारी हुकूमत कि हमने बड़ा तहम्मुल से काम लिया, हमने उसको ज़्यादा नहीं बढ़ने दी बात को, जितना कम से कम हमने किया अपने डिफेंस में। इशारा ये है ज़्यादा कर सकते थे, किया नहीं, रिस्ट्रेंट शो किया। ठीक, ये एक अपने तरफ तारीफ अपनी कर रहे हैं कि हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे अपनी आवाम को बताने के लिए, मगर दुनिया को बताने के लिए हमने किया नहीं। राइट, ओके, दोनों चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है। मगर क्या ये सही बात है कि 12 गिराना चाहते तो गिरा लेते? ये पता नहीं सही है या नहीं सही। क्या वो चुप करके बैठे रहते हैं, क्या फिर कार्रवाई बढ़ जाती, क्या होता, वी डोंट नो। बेहतर यही है इसको यही छोड़ दिया जाए कि हमारी आवाम भी खुश है और दुनिया भी खुश है। अभी वो बात आ गई ड्रोन्स की, ड्रोन्स की बात आ गई ना, 2 ड्रोन्स है ना, एक उनकी तरफ से आज जो आई हैं, ये क्यों आई हैं, इसका क्या मकसद है? 29 और हमारे पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि हमने भी ड्रोन्स मारी है जिसकी वजह से ये आई है। जी, वो 15 के करीब टारगेट्स इंडिया के मुताबिक, इंडियन मीडिया के मुताबिक और गवर्नमेंट के मुताबिक, इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक, गवर्नमेंट के मुताबिक। ठीक, तो दोनों को ज़रा देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये मेरा मौक़िफ़ ये है कि यहाँ ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये जो उन्होंने अपनी ये जो ड्रोन्स गिरी है ना सिखों के ऊपर, पंजाब में गिरी हैं, इंडियन पंजाब में गिरी है, राजस्थान में इधर उधर, लुधियाना, अमृतसर, और वो भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है इन्होंने। ओहो, अच्छा। और किस लिए? ताकि ये अपनी ड्रोन्स यहाँ भेज सकें। ओके, उसके बदले के तौर पर बता सकें कि देखिए पाकिस्तान ने रात को किया, हमने दिन के वक्त कर दिया। ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान ने रात की पाकिस्तान की ड्रोन्स आई। पहली बात तो ये है कि ये जो इन्होंने किया ना, जो कि पंजाब, इंडियन पंजाब में लगाई हैं जो ड्रोन्स और पाकिस्तान का नाम लगा दिया, ये पाकिस्तान को सिखों के दरमियान बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो है ना एक सिंपथी पाकिस्तान के लिए, खालिस्तान के जो सेंटिमेंट है, जी जी, तो वो सिखों को ये कहने के लिए कि ये देखें पाकिस्तान की ड्रोन्स आपके ऊपर गिर रही हैं। दरअसल ये बिल्कुल
उसी किस्म की बात है जो हिंदुओं को जो मारा गया वहाँ पहलगाम में हाँ। ये सिखों के ऊपर भी गिरा के इशारा के पाकिस्तान ने किया, मजहबी मुनाफरत के लिए हाँ। इस्तेमाल करें। तो ये इंडियन सिख्स की सिंपैथी लेने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए ये पाकिस्तान का नाम लगाया जा रहा है। ओके। जैसे वहाँ जिसके लिए जवाज बनाया था, ये फिर वही है। अच्छा। तो ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, बिकॉज जैसे DG ISPR ने कहा कि सुना कि हमारी तरफ से कुछ मिसाइल्स गिरी हैं, किसी ने कहीं को बम भी नहीं फटा, कोई आग भी नहीं लगी, आग ही लगा देते तो तो कुछ पता लगता कि शायद तो मतलब है कि मजाक ही है। मगर ये बिल्कुल इस किस्म की है कि ये किया इन्होंने खुद है, छोटी मोटी ठाठू करके, ताकि पाकिस्तान के ऊपर ये करे, पहली बात। तो इसमें इससे ज़्यादा नहीं है इसके अंदर कुछ जी। दूसरी बात ये है कि इन्होंने क्यों किया ड्रोन्स के साथ हमला। अच्छा, इसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल बात है, मगर मैं मुख्तसर बात करूंगा। अच्छा। ये आप जो लोग इसको टेक्निकली समझना चाहते हैं, इंटरनेट के ऊपर बड़ा कुछ, और अपने हमारे DG ISPR के जो लोग हैं वो भी एक्सप्लेन कर देंगे इनको। ये जो ड्रोन्स हैं ये सिविलियंस के ऊपर अटैक के लिए नहीं आई थी, इंडिया की ड्रोन्स। सुबह डिफेंस के अंदर लाहौर में, उधर पिंडी में, इधर उधर कराची तक पहुंच, कराची तक ये ड्रोन, कैसे लोग डर गए कि पता नहीं क्या हो गया। इसके बेसिकली दो मकसद थे। एक मकसद ये था कि आम शहरी के अंदर खौफ और ठा हो गई, लोगों ने हुआ रिएक्शन हुआ यहाँ। कुछ लोगों ने कहा जी हमें तो नींद ही नहीं आई उसके बाद, ज़ाहिर है बच्चे ये वो वगैरह वगैरह, कैसे थ्रेट ऑफ वॉर तो है ना। तो दूसरी तरफ ये था कि ये दे वर नॉट एम्ड एट सिविलियंस, इंडीड मैं कहता हूँ ये मिलिट्री टारगेट्स भी नहीं थे इनके। ये जो ड्रोन्स थी ये स्पेशल किस्म की ड्रोन्स थी। ड्रोन्स की भी 3-4 कैटेगरीज होती हैं। एक कामिकाज़े ड्रोन्स होती हैं जो कि खुद ही डाइव करके और एक्सप्लोड करती हैं, जैसे कामिकाज़े पायलट्स थे ना जापान के, सुइसाइड जिन्होंने करते थे, पर्ल हार्बर से ये निकला कामिकाज़े पायलट्स। तो ये कामिकाज़े ड्रोन्स होती हैं। फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग ड्रोन्स होती हैं, ठीक, एंड सो ऑन। 3-4 किस्म की ड्रोन्स होती हैं। ये वो ड्रोन्स थी जो एक किस्म की आ रही थी, और उनका ये ख्याल था कि जब पाकिस्तानी इनको देखेंगे कि ये आ रही हैं तो इनको मारने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये समझेंगे ये अटैक करने आ रही हैं, अटैक ड्रोन्स हैं ये। और जब उसको मारेंगे तो दो चीज़ें होगी, एक तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी मिसाइल बैटरीज कहाँ हैं, बिकॉज आपको मिसाइल्स के साथ इनको आप गिराने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इन्होंने कहाँ कहाँ स्टेशन की हुई है बैटरीज, बिकॉज इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, जहाँ से पता चल जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये थी कि आपके जो यहाँ सिस्टम्स हैं इनके अंदर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको जैम कर देती हैं। होता ये है कि अगर 7-8-9 ड्रोन्स एक वक्त पे एक जगह पे चली जाए, से ओवर लाहौर एयरपोर्ट, तो आपका रडार के अंदर डॉट 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 आ जाएंगे, ठीक, और क्योंकि वो बड़ी करीब होंगी डिटेक्ट हो जाएंगी, तो डिटेक्ट क्या बड़ी नजर आएंगी कि ये कुछ चीजें हैं यहाँ, तो आपको पता नहीं चलेगा ये जहाज है ये ड्रोन है। तो आपको जो सिस्टम है वो ओवरवेलम हो जाएगा, टेक्निकली स्वैम्प हो जाएगा सिस्टम, एक किस्म का ब्लॉक हो जाएगा, आप बता नहीं सकेंगे कौन सी क्या है, इतनी जल्दी आ रही होंगी लाइक अ स्वैर्म ऑफ बीज। ठीक, तो दिस वाज आल्सो एम टू सी कि किस हद तक आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि नहीं। कल को अगर इन्होंने अटैक करनी है पाकिस्तान के अंदर आके या पाकिस्तान से बाहर से मिसाइल्स भेजनी है, तो इनको पता होना चाहिए कि आपकी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको स्पॉट कर लेगा या नहीं कर लेगा। अच्छा। और अगर कर लेगा तो उनकी बैटरीज को टेक आउट करना है। तो दिस इज अ टेक्निकल वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन योर एयर डिफेंस सिस्टम। इसका ये मतलब है कि कोई फेज 2 था ऑपरेशन सिंदूर का? ये वो फेज है कि देखने के लिए कि आगे अगर हमने आगे एस्केलेशन करनी है तो वी विल हैव टू यूज मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। इस दफा तो हमने वी गॉट द अपर हैंड ना, हमने उनके बाय द वे एयरक्राफ्ट भी इलेक्ट्रॉनिक्स को जैम भी किया जी। जिसके लिए वो बड़े परेशान है कि ये कैसे हो गया। तो वो दे विल ट्राई एंड न्यूट्रलाइज योर एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो उसके लिए दिस वाज एन एक्सप्लोरेटरी हमला एक किस्म का, टू फाइंड आउट के कहाँ कहाँ आपकी बैटरीज हैं और कैसे आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो दैट वाज द पर्पस ऑफ दीज। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये तैयारी है फॉर द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड में पहला वार कौन करेगा? क्योंकि अभी तक के एनालिसिस में ये समझियो कि पहलगाम
अटैक फॉल्स फ्लैग था, बहाना बना के पाकिस्तान में डिफरेंट टारगेट्स को निशाना बनाया गया और शहादतें हुई। उसके बाद वहाँ 15 मकामात पर भी फॉल्स फ्लैग कराया गया, फिर ड्रोन भेजने का जवाब बनाया गया। अब पाकिस्तान क्या करेगा, उस पर जो सवाल है वो ब्रेक के बाद आके मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि आज का प्रेसर भी बड़ी अहमियत DGI ASPR की जानिब से और इसहाक डार साहब की जानिब से किया गया। पाकिस्तान की तरफ से क्या इशारे हैं, वज़ीर दिफा क्या कह रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। सिट साहब, अब सारी निगाहें पाकिस्तान की तरफ हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की भी आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात हुई, जिसके बाद इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बहुत गौर से सुनी कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा अलबत्ता बड़े बरहम थे, उन्होंने कहा है कि अब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर वाजिब हो गया है कि वो अपना बदला ले, स्पेशली ये ड्रोन्स भेजे जाने के बाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली में जो खिताब किया उससे यूँ लगा कि जैसे पाकिस्तान ने स्कोर सेटल कर दिया है जहाज़ गिराकर। उससे पहले सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद ये था कि पाकिस्तान दिफा का हक महफूज रखता है। आपने समझाया कि बदला लेने में और अपना दिफा करने में एक फ़र्क है। राना सनाउल्लाह ने भी स्टेटमेंट में ये कहा कि अगर भारत अब इसके बाद कोई कार्रवाई करेगा तो फिर हम जवाब देंगे, अदरवाइज स्कोर इज सेटल्ड 5 तैयारे गिराए जाने के बाद। एक तो आप ये बताएं कि आप भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि 5 तैयारे, उनमें राफेल शामिल है, पाकिस्तान ने गिराए हैं, और अब क्या पाकिस्तान को अपना बदला लेना चाहिए या कुव्वतें मुतहरिक हो चुकी हैं सीज़ फायर के लिए? देखिए, पाकिस्तान का कहना है 5 गिराए हैं जी। इंडियन मीडिया ने तस्लीम किया है कि 3 जहाज़ शायद गिरे हैं कश्मीर में और 1 बठिंडा में। जी। ठीक, तो 4 का तो इंडियन मीडिया खुद कह रहा है कि मसले हैं। जी। एक फ्रांसीसी कंपनी जिसने ये बनाए हैं, उनके इंजीनियर्स कह रहे हैं एक तो डेफिनेटली गिर गया है। जी। बाकी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि गिरे हैं कि नहीं गिरे। वो एक कंपनी है जो कि इजेक्शन सीट्स बनाती है। इजेक्शन सीट्स वो होती हैं कि जब जहाज़ को क्रैश होने लगता है तो वो बटन दबाते हैं और वो सीट की सीट बाहर निकल आती है। वो कंपनी जो सीट्स बनाती है वो उनका एक वेबसाइट है जहाँ वो बताते हैं कि हमने कितनी जानें बचाई हैं। मतलब एयर क्रैश होने लगा है, हमने जो सीट्स बना के दिए हैं, जो सिस्टम बना के दिया है, वो जब कितनी जानें हमने बचाई हैं, तो वो उन्होंने जानें बचाने का टेबल बनाया हुआ है कि हमने इतनी इजेक्शंस हुई हैं हमारी सीटों की और इतनी जानें हमने बचाई हैं पायलट्स की। राइट। और जैसे ये 5-6 मारे गए हैं तो उसमें उन्होंने 4 का इजाफा कर दिया। ओके। तो लोगों ने ये शुरू कर दिया, लोगों जी वो जो 4 उन्होंने बढ़ाए हैं, हाँ, तो वो इसीलिए बढ़ाए हैं क्योंकि ये 5 बढ़ाए हैं उन्होंने। एक अमेरिका में गिरा है, कोई क्रैश हुआ है जिसमें सीट उनकी लगी हुई थी, इजेक्शन हुई, और 4 वो कहते हैं कि उनकी सीटें यहाँ इस्तेमाल हुई हैं, जिसमें से 3 शायद एक मिराज की है और 3 जो है वो शायद राफेल की है। जी। तो उधर से भी लोगों ने ये गिनती की है कि शायद वो भी एक एविडेंस है कि 4 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर उन्होंने 4 सीटें और बढ़ा दी हैं कि इतने लोगों की जानें हमने बचा दी। हाँ, बिकॉज जब वो हिट होती है या क्रैश होता है तो देन वो अपना एक टेबल बनाया हुआ है उन्होंने दिखाने के लिए। तो उधर से भी ये बात चली कि यार इसका ये मतलब है गिरे ही हैं, ये कुछ हुआ है डेफिनेटली। सो ये मामला अभी चल रहा है और सूनर और लेटर इंडियन मीडिया में कोई ना कोई ये बात निकलेगी, उसको फिर ये रोकने की कोशिश करेंगे। अच्छा। बिकॉज ये जो फ्रांसीसी है ना, उनके लिए तो बहुत बड़ा धक्का लगा है ये। वो तो दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इसको कह रहे हैं, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि अमेरिका का F-16 से भी आगे है, F-18 से भी आगे है। वो कहते हैं सिर्फ F-35 जो स्टेल्थ बॉम्बर है उनका जो है उससे ये कम है, बाकी सबसे ये दुनिया का बेस्ट एयरक्राफ्ट है। और nearly $300 मिलियन का एक जहाज़ है, कोई छोटी बात है। और $10 बिलियन में उन्होंने 36 जहाज़ खरीदे और पूरा प्लेटफॉर्म है। इट्स अ मार्वलस थिंग। मगर और तो वो बड़े परेशान है क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़ी मार्केट का तैयारी की हुई है, कतर ने ख़रीदे और वो बेचना चाह रहे हैं अपने ये टॉप ऑफ द लाइन जहाज़। तो हुआ ये कि जैसे ही ये खबर आई और उन्होंने इंक्वायरी की कि हाँ राफेल गिर गया है, तो वो जो कंपनी है डासो, फ्रेंच कंपनी, उसका जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर स्टॉक है वो गिरा 1.53% वो गिर गया है, विच अमाउंट्स टू क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके साथ साथ वो चाइनीज़ कंपनी जो कि बना के दे रही है आपको J-10 और J-17 और ये जो मिसाइल्स बना के दिए हैं उन्होंने
PL-15s, वो उसका स्टॉक बढ़ गया। उन्होंने मजा हो गई है चाइनीज़ दी। वो तो कह रहे हैं कि अब डिमांड फॉर द J-10 एंड J-17 इसके बाद वो तो सारी दुनिया जो है सस्ता जहाज़ है, एंड उसकी एवियोनिक्स एंड क्वालिटी इज एज गुड एज दीज अदर। तो वो तो दे आर डिलाइटेड द चाइनीज़, वो तो खुशी से ही मर रहे हैं बेचारे। और ये जो है फ्रेंच जो है बड़े परेशान हो गए। तो इसका ये मतलब है जो परेशानी है नहीं है, कुछ हुआ है जिसकी वजह से दे आर अपसेट कि हमारा जहाज़ जो है इतना ज़बरदस्त जहाज़ ये इंडियंस ने किया, इतनी अच्छी मार्केटिंग और उसके बाद ये उसके बाद 1 घंटे के अंदर ढेर हो गया। तो आई थिंक दैट्स आल्सो इंडिकेशन कि कुछ हुआ है। इंडिया जितना मर्जी छुपाए, 5 नहीं 3 नहीं 2 हुआ तो है ना। एक तो खुद सारे ही मान रहे हैं कि ये एक तो हो गया है, मगर द रेस्ट और कहते हैं पाकिस्तान को कह रहे हैं आप हमें एविडेंस दें कि आपने 5 वो आपकी तरफ गिरे। अरे भाई वो आपकी तरफ गिरे हैं, आप रास्ते पे से हट जाए, लोग जाके देख लेंगे। ठीक है ना। अच्छा मैं ये भी आपको बता दूं कि इनके पास एविडेंस होगी, ये अभी दिखा नहीं रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब मिसाइल लॉक कर जाती है ना एक टारगेट के अंदर, तो यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ इट, वो रिकॉर्ड में आ जाती है, आपके जो इंटरनल रिकॉर्ड होता है कि यू लॉक्ड इनटू अ राफेल। ऐसे लॉक वो बच ही नहीं सकता। वंस यू आर लॉक्ड इन देन यू कांट एस्केप। द ओनली वे टू एस्केप इज कि आप रेंज से बाहर निकल जाएं फ्रॉम द रेंज ऑफ द मिसाइल। मिसाइल की रेंज जो है इट्स क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस। J-10 जो है उसका रेडार जो है वो कोई 200 मील तक वो J-10 का रेडार जो है वो नज़र आ जाता है उसको। अच्छा। कि कौन का इन कर लेता है। और जो J-17 है वो कोई 150 के करीब उसकी छोटी रेंज है। उसकी चुन जो है ना आगे से छोटा रेडार लगा हुआ है उसमें, तो वो कम है। मगर ये जो मिसाइल्स इसके साथ लगी हुई हैं, साइड वाइंडर्स जो हैं जिसे कहते हैं, ये तो दे आर लीथल, दे आर द स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल्स। एंड ये भी पहली दफ़ा टेस्ट हुई हैं इन अ रियल कॉम्बैट, तो वो भी कामयाब हो गई हैं। सो द चाइनीज आर डिलाइटेड कि उनकी जो प्लेटफॉर्म है इज अ रिसाउंडिंग सक्सेस। और जो फ्रेंच प्लेटफॉर्म है वो फेल हो गया। अब वो फ्रेंच तो यही कहेंगे कि इंडियन पायलट्स इनकी आपस में इंटीग्रेशन नहीं थी, क्योंकि इनके पास 4 किस्म के जहाज हैं। आपस में ये बात नहीं कर रहे थे। इन्होंने समझ नहीं आई कैसे कब अटैक करना है कब नहीं करना है। इन्होंने अपने आप को अलाउ कर दिया कि पाकिस्तानी ने इनका सिस्टम जैम कर दिया, ये हो गया वो हो गया, इनको ब्लाइंड कर दिया, गिरा दिया, वो खुद ही गिर गए वगैरह वगैरह। तो आई थिंक द फ्रेंच आर वेरी अपसेट। एंड द इंडियंस ऑल्सो विल थिंक ट्वाइस नाउ कि ये इनको इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, वो प्लेटफॉर्म बनाया कि नहीं बनाया एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक रिटायर्ड एयर मार्शल की पाकिस्तानी, जो बता रहे थे कि स्प्लिट सेकंड के अंदर फैसला करना होता है बिकॉज ऑफ द वे द सोफिस्टिकेशन वर्क्स इन ऑल दीज एयरक्राफ्ट। तो हमारे पायलट्स ने स्प्लिट सेकंड्स के अंदर जो फैसले किए बिकॉज वी हैड एन इंटीग्रेटेड सिस्टम दैट वर्क परफेक्टली। And we were able to take these out. तो इसलिए I think on the whole the PAF has shown better quality, better planning, better coordination and great use of technology, which the Indians are not able to do. So I think that's what's happened in this aircraft business. मगर क्या इससे इंडिया को सबक सीखेगा, और अगर सीखेगा तो क्या करेगा, कैसे करेगा, that we have to wait and see. So to answer your question कि कितने जहाज़ गिरे हैं या नहीं गिरे, मेरा ख्याल है कि गिरे तो हैं, एक तो डेफिनेटली गिरा है, 1-2 शायद मिराज और वो सुखौफ शायद गिरे हैं, 3 तो गिरे हैं, बाकी 2 जो है वो शायद गिरे हैं शायद नहीं गिरे, आई डोंट नो। हम कह रहे हैं गिरे हैं, इंडियन तो कह रहे हैं कोई भी नहीं गिरा। तो आई थिंक ये इवेंचुअली हमें खबर मिलेगी कहीं ना कहीं से फ्रॉम द फ्रेंच। CNN और BBC तो कर रहे हैं। नहीं, CNN, BBC, रॉयटर्स ने तो खबरें दी हैं कि पाकिस्तानी ये कह रहे हैं और फ्रेंच भी कह रहे हैं कि हाँ एक तो डेफिनेटली गिरा है, 2 और शायद गिरे, हम चेक कर रहे हैं। ये खबर चल रही है इंटरनेशनल मीडिया पे, और वो फ्रेंच की बात चल रही है। तो किसी स्टेज पे वो फ्रेंच से खबर निकल आएगी कि इतने गिरे हैं, फिर इंडिया कहाँ जाएगा। मिलिट्री एज या एरियल कॉम्बैट एज, उसमें तो आपने बता दिया पाकिस्तान को हासिल हुआ, और चाइनीज़ उसमें टेक्निक ने बहुत काम किया। तब क्या आपके ख्याल में स्कोर सेटल हो गया था, लेकिन बात अब आगे बढ़ गई जब उन्होंने 15 मकामात पे अटैक का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर के यहाँ ड्रोन्स भेजे, तो क्या अब पाकिस्तान जवाबी हक महफूज? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे पाकिस्तान और सारा इंडिया यही पूछ रहा है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। इंडिया ने ये जो ड्रोन्स भेजी है ना यहाँ, इससे ये लगता है कि इंडिया समझता है पाकिस्तान कुछ करेगा, और फिर इंडिया को कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो टेस्ट कर रहे हैं ये ड्रोन्स भेज के यहाँ कि आपके डिफेंसेस कैसे हैं यहाँ। सो दे हैव एन आई ऑन योर एयर डिफेंसेस। उनको समझ आ रही है कि LOC के ऊपर दोनों फौजें आई टू आई बॉल बैठी है, वहाँ किसी ने ज़्यादा अंदर नहीं आना, किसी ने ज़्यादा बाहर नहीं जाना।
अपनी पोजीशंस होल्ड करनी है, आर्टिलरी शेलिंग होनी है, कोई लंबी चौड़ी बैटल्स नहीं होनी। अच्छा, जो एयर वॉरफेयर है ना वो होगी, वेदर बाय एयरक्राफ्ट और बाय मिसाइल्स। वहीं टैलीज होंगी कि इतने मारे, इतने गिराए, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ, अपनी आवाम को खुश करने के लिए, हम इधर और वो उधर। इसलिए उन्होंने ये ड्रोन्स भेजे थे टू चेक आउट, और आपको कौन, और ये और करेंगे ये। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हम क्या करेंगे। हमारी हुकूमत ने एक मौका लिया है कि हमने फ़ौज को इजाज़त दे दी है कि वो ख़ुद फैसला करे कि कब करेंगे, कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये नहीं कि जी फिर मीटिंग होगी, क्या होगा, क्या होगा जी। इसका ये मतलब है कि कुछ हद तक कंसेंसस हो गया है कि करना है कुछ। कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो बाद में, वो खुद फ़ौज फैसला करेगी। दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन कि इनका क्या ख्याल है, इंडिया की तैयारियाँ किस किस्म की हैं। मगर से जो इशू जो बन गया है, जो दुनिया जिससे परेशान है, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान ने तो 5 गिरा मारे हैं, खुद ही कहते हैं जी, तो बस करो यार, उन तुसी की जाके उन्होंने और कुछ करना है। हम कहते हैं कि भाई हम तो डिफेंस में थे, वो ऑफेंस में आए हैं, हमने डिफेंड किया है, अब हमारा हक बनता है टू गो एंड ऑफेंस। रिटेलिएशन तो वही होती है ना जी। ये तो नहीं कि जी ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ने मुक्का मारा तो तुसी इंज कर लिया, हाँ, तुसी बदला ना लवो, तुसी हुण मुक्का नहीं मारना, ਤੁਹਾਡਾ हक बनता मुक्का मारन ते। तो दुनिया कहती यार तुसी चंगा इंज कीता, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸੋ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਤੋੜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ और मारे भी ਇੱਥੇ एक ही गल हुई। सो दुनिया ये कह रही है आपको कि बस कर दो। आप अपनी आवाम को क्या मना सकते हैं कि हमने बहुत कर लिया और आगे नहीं करना? अच्छा, या आवाम की बात छोड़ दें। अगर आप नहीं करते तो इंडिया इसको कैसे पढ़ेगा? इंडिया क्या रीड करेगा? ये तो धमाकों वाली सूरत हाल होगी, इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल। इंडिया के अंदर भी यही है। हाँ। अच्छा, अब बात यह है कि ये इंटरनल एक्सटर्नल तो एक बात है, इसके पीछे बयानिए हैं। इसके पीछे बयानिए हैं कि अब करना क्या है। मैं यही आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। इस वक्त 2, 3, 4 बयानिए एक ही वक्त चल रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये क्यों सब कुछ हुआ, और उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आगे अब क्या होने जा रहा है। ठीक, तो अगर टाइम है तो आई कैन स्टार्ट। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो आप ले लें ब्रेक, ताकि फिर अनइंटरप्टेड मैं आपको ये डिस्कस। बिल्कुल। इस कौन से हैं 3-4 बयानिए जिसकी हाल ये बन रही है, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। सेठ साहब, कौन से कैटलिस्ट हैं, कौन से अवामिल हैं? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि सवाल ये है कि एस्केलेशन कौन करेगा। एस्केलेशन ये मुराद है कि एक सीढ़ी है, आपने एक कदम लिया, फिर आपने दूसरा कदम लिया, जैसे आप कदम बढ़ाते जाते हैं एस्केलेट करते जाते हैं। यहीं से लफ्ज़ निकला एस्केलेटर, ऊपर जाना, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जाती है। तो अब इंडिया ने एक पहला कदम उठाया है, आपके निशाने लगाए हैं मस्जिदों के ऊपर जी। उसके बाद अभी आपने कुछ नहीं किया। अभी हमारा ये मौक़िफ़ है, हमने तो अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमने तो डिफेंड किया, हमने तो अपने आप को डिफेंड किया जी। जब हम वो दूसरा कदम उठाएंगे, मतलब एक्चुअली दूसरे लैडर के ऊपर दूसरे स्टेप लेंगे, तो वो रिस्पॉन्स होगा। ओके। अच्छा, उसके बाद जो भी आगे जाएगा वो एस्केलेशन होगी। एक आपने की, एक हमने कर लिया। अब आप तो वो इक्वल हो गए ना जी। अब अगर इक्वल के बाद आप फिर कुछ करते हैं तो इसका मतलब है आप और ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो अब सवाल ये खड़ा हुआ कि एस्केलेशन जो है वो पाकिस्तान कर रहा है या इंडिया करेगा। हमारा मौक़िफ़ है, हम एस्केलेशन नहीं कर रहे, हम तो डिफेंस कर रहे थे अपना जी। जब हम रिटेलिएट करेंगे तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए वहाँ। आप जैसे हमने किया था 2019 में, ऐसे ही हुआ था, ठीक है ना। तो अब अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं और इंडिया चुप कर जाता है तो फिर कोई एस्केलेशन नहीं होगी। मगर अगर इंडिया उसका भी फिर जवाब देता है कोई, तो फिर एस्केलेशन होगी वो। हमारा ये मौक़िफ़ है कि एस्केलेशन फिर इंडिया करेगा जी। हम नहीं कर रहे, हम तो जवाब दे रहे हैं। आपने फिर ऊपर चढ़ना है, जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो फिर वापस आएंगे। तो एस्केलेशन की जिम्मेदारी है वो आपकी है, हमारी नहीं है। आज इंडिया का बयान आया है जयशंकर साहब का, उन्हें समझ आ गई है कि ये पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है ये तो अब चलेगा। उन्होंने आज बयान दे दिया है कि
हम एस्केलेशन नहीं करना चाहते। पता लग गया ना कि जिम्मेदारी आ रही है इधर। मगर अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना कि अगर पाकिस्तान जवाब देगा तो ये एस्केलेशन है। ओके। दरअसल ये एस्केलेशन नहीं है। एस्केलेशन वो होगी जो ये करेंगे जी जवाब में। तो वो उससे अब बचने के लिए कि दुनिया फिर कहेगी आपने एस्केलेशन की है, तो उन्होंने पहले ही आपको ये कह दिया कि आप अभी कुछ मत करें, जो आपने कर लिया काफ़ी है, छोड़ दें इस बात को यहाँ। ठीक। आप अपनी पब्लिक को कहें कि जी 5 गिराते हैं, हम अपनी पब्लिक को कहते हैं हमने मिसाइल फेंक दिए टेररिस्ट नेटवर्क्स, तो बात यहीं छोड़ दें। ठीक। अब सवाल ये है कि हम क्या करेंगे, क्या हम रिटेलिएशन करेंगे या नहीं करेंगे। इस वक्त बड़ा प्रेशर आ गया हमारे ऊपर, इंटरनेशनल प्रेशर आ गया कि बस कर दें आप। अच्छा, और ये प्रेशर अमेरिका की तरफ से भी है और लोगों की तरफ से भी है। अच्छा, ठीक। जो भी यहाँ आता है ना मिलने, या जिसका भी फ़ोन कॉल आता है, वो अब पाकिस्तान को कह रहा है कि आप ना करें, कुछ छोड़ दें अब इस बात को, जितना कर लिया बहुत कर लिया। उनके बेइज्जती हो गई, उनकी इतने जहाज़ गिरा दिए आपने, उनकी तो बड़ी बिस्त हो गई है और बड़ी परेशान है वो तो, और वो तो नरेंद्र मोदी से ट्रबल। अब ना आप और ना करें, अगर आप करेंगे तो फिर उनकी मजबूरी होगी, तो ये बढ़ जाएगी बात। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पावर्स हैं, फिर ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, फिर कहाँ होगी, आप फिर उसका जवाब देंगे, फिर वो और कुछ करेंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो आप छोड़ दें, हमारे ऊपर ये प्रेशर है। ठीक। इंडिया भी कह रहा है दुनिया को कि पाकिस्तान को अब और कुछ ना करें जी, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स, और साथ साथ ये भी कि अगर करेगा तो हम तैयारी करते हैं उसकी, जाहिर है ड्रिल्स हो रही हैं ये तो तैयारी कर रहे हो कि अगर इन्होंने किया तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, एस्केलेशन करनी पड़ेगी, बट दे डोंट वांट टू डू इट। निकलना चाहते हैं इससे। अच्छा। बिकॉज उनको समझ आ गई है कि हमारी जो कहानी हमने बनाई है, जो बयानिया बनाया है, वो चल नहीं रहा है। अब वो क्यों नहीं चल रहा, एक तो ये क्यों नहीं चल रहा, अवाम क्यों नहीं यकीन कर रही, ना हम यकीन कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, एक तो ये कि इन्होंने ये जो इंसिडेंट हुआ है पहलगाम, इसके तो उन्होंने अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया। दुनिया को पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म की इनिशिएटिव लिया है कि जी आओ इंक्वायरी कर लो, न्यूट्रल, हमें भी बुला लें, इनको भी बुला लें, हम आपस में नहीं करते, आप थर्ड पार्टी आके कर ले। इन्हें कहे 2 एविडेंस हैं दे, इंडिया के पास बात नहीं करने को, वो उधर जा ही नहीं रहे। जिसका ये मतलब है कुछ छुपाने वाली बात है। या तो होता ना हम कहते हैं हमसे मिलकर इंक्वायरी कर ले, हम तो कह रहे हैं नहीं तुसी इंडिपेंडेंट कर लो इंक्वायरी जी, हम तावन करेंगे। अगर नहीं करते तो इसका मतलब है हम गिल्टी हैं, अगर आप नहीं करते तो आप गिल्टी हैं। अच्छा, इधर आते नहीं है, कहते नहीं हमने नहीं करना, तो वो एक उधर नहीं जा रहे, उससे ये मतलब है ये गिल्टी है क्लियरली, तो उधर जाना नहीं चाहते। अब इस बात को, दूसरी बात ये कि उनका ये ख्याल था कि दुनिया मान लेगी उनकी बात, पाकिस्तान का रेपुटेशन अच्छी नहीं है, इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त रेपुटेशन है, दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मतलब है कि नई ऑयल रिफाइनरीज बन रही हैं, नए पोर्ट्स बन रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड फ्रॉम अमेरिका एंड फ्रॉम एल्सवेयर। तो दुनिया तो इनके साथ रोमांस है, तो दुनिया इनके साथ देगी, पाकिस्तान के खिलाफ जाएगी। हुआ ये कि दुनिया ने साथ नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया बिकॉज दुनिया को इस बात से फिक्र है कि ये न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, और अगर तो इसने किया तो फिर तो और बात है, अगर किया ही नहीं है तो ये ऐसे इंडिया को नहीं करना चाहिए। और इंटेलिजेंस ने भी बता दिया, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनको बेवकूफ़ तो नहीं है, उनको पता क्या है, तो उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। गुस्सा ये सबसे ज़्यादा है कि अमेरिका ने साथ नहीं दिया, अमेरिका के लिए तो सारा कुछ किया गया था ये वैंस के लिए, और उन्होंने साथ नहीं दिया। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कहा यार अच्छा कुछ करना चाहते कर लो, ज़्यादा बड़ी गल ना करना। अच्छा। और पाकिस्तान को ये कहा यार बस कर दो, इससे ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट भी नहीं शो किया, उन्हें पता है कि ये चक्कर क्या है। अच्छा। वो बिजी भी है बहुत। डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त हवा के अंदर 5 गेंद चल रहे हैं, कभी इधर पकड़ता कभी इधर पकड़ता, कभी एक मिडिल ईस्ट का बॉल जी, एक यूक्रेन का बॉल, और एक ट्रेड वॉर, एक ट्रेड वॉर और एक डोमेस्टिक भी तो उसका चल रहा है, टैरिफ्स, ठीक है ना। तो मतलब है कि उसके बाद तो 4-5 गेम चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का गेम फड़ ले हो, ही इज गॉट नो टाइम। एंड देन ईरान, सो 5th इज ईरान, इजराइल एंड हमास एंड कंपनी, ईरान, यूक्रेन, टैरिफ्स, चाइना। तो मतलब है कि वो आपको पाकिस्तान को भी, इंडिया पाकिस्तान, नो ही कांट डी, और 4-5 में वो फेल हो गया, इज नॉट गॉट एनीथिंग, कहीं भी उसको कामयाबी नहीं हासिल हुई। और एक और फाड़ ले नहीं यार
उसका एटीट्यूड भी यही था, आपने देखा जी। ओ यार ये तो 1500 साल तो कर दे आने कर लो यार आपस हाँ। और इनको भी कहा होगा चल तुसी थोड़ी सी ठाठू कर लो, तुसी भी कर लो, और आप कह रहे बस करो यार, लेट मी आई एम बिजी इन अदर प्लेसेस। ओके तो दिस इज द वे इट इज। इंडिया का सारा ऑफेंसिव जो है ये फेल हो गया है। ठीक। अच्छा, अब ये क्यों, ये तो मैंने बता दिया, मगर ये बयानिया क्या है? इंडिया के अंदर एक लॉबी है लेड बाय अजीत दोवल और उनके कुछ थिंक टैंक्स। वो ये कह रहे हैं कि नॉर्मल पाकिस्तान के साथ रिलेशंस क्या होने चाहिए। अच्छा। पहले तो ये था ना कि लड़ाई होती थी फिर पीस हो जाती थी, फिर लड़ाई होती थी फिर पीस हो जाती थी। वो कहते नहीं, अब नया नॉर्मल बनाना है, द न्यू नॉर्मल। ओल्ड नॉर्मल ये था कि आपने कुछ किया, हमने आपको गाली गलौज की, ठाप लगा दी। वो जो पहले 2016 में उड़ी हुआ, 2019 में बालाकोट, जी। तो बालाकोट एक कदम ऊपर था ना कि इनके जहाज आए थे अंदर और गिरा दिए गए थे। ठीक, और वो फिर भागे यहाँ से, और उसके बाद तो हमने हमला जी। किया और उनका जहाज गिरा दिया और नंदन को पकड़ लिया, अभिनंदन, हाँ जी, एंड सो ऑन। तो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को ऊपर कर दी थी ना। जी। पहले तो कश्मीर के अंदर ही था मसला, उसके बाद ऊपर चल पड़ा, अंदर आ गए। पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी ना, जी। फौजी गए आए, बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई, यो जी कैंप्स बना दिए, उड़ा दिए। उसके बाद क्रॉस द बॉर्डर ओवरनाइट, तो नॉर्मल को ऊपर कर दिया। इस दफा उससे भी ऊपर चले गए। तो इसको ये कहते हैं दिस इज द न्यू नॉर्मल। ओके। कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से हमें खतरा है इस किस्म की चीज़ का, हम पिछली दफ़ा से ज़्यादा एक हाथ ऊपर रखेंगे, एक हाथ और ऊपर रखेंगे। तो अब ये न्यू नॉर्मल है। Okay. अच्छा, ये न्यू नॉर्मल का मतलब है कि ये तो बिल्कुल एस्केलेशन, इट्स एन एस्केलेटरी लैडर। तो इसलिए पाकिस्तान को ये भी सोचना है कि इस वक्त आप अमेरिका की बात सुन के और आप रिटेलिएट नहीं करते, जी। फिर ये इंडिया का जो बयानिया है ना, द न्यू नॉर्मल, वो फिर सही कामयाब हो जाएगा ना, बिकॉज दैट मीन्स के दे हैव नॉट बीन पनिश्ड फॉर इट। तो ये इस दफ़ा कामयाब हो गए, न्यू नॉर्मल ऊपर ले गए, कोई इनको कीमत नहीं अदा करनी पड़ी उसकी। ओके। तो फिर ये अगली दफ़ा इससे भी ज़्यादा करेंगे, लेवल 1+ हो गया। इसलिए इसको यहीं रोकना है। न्यू नॉर्मल को हमने नहीं एक्सेप्ट करना, नहीं करना। ओके। तो तो इसका मतलब ये एक यहाँ पॉलिसी इशू भी बन चुका है अब। ये सिर्फ आवाम का इशू नहीं है। अब ये सोचना ये है कि आवाम पसंद करे या ना करे, हमने इंडिया का न्यू नॉर्मल जिसको वो कहते हैं उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। हमने नहीं करना, नहीं करना, और ना तो कमजोरी समझा जाएगा, कमजोरी नहीं हुई है, फिर अगली दफ़ा इससे भी ज़्यादा करेंगे, आगे चले जाएंगे। हाँ। और इस दफ़ा तो आवाम इनके साथ नहीं है, तो अगली दफ़ा शायद कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके साथ हो जाए। इस दफ़ा तो कंफर्म्ड है कि हमारा हाथ नहीं है। कल को कोई यहाँ से उठ के चला जाता है, कुछ कर देता है जिससे हमारा हाथ ना हो, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का नहीं, ये तो पाकिस्तान से आए थे लोग, फिर क्या होगा? बस यहाँ लोग ऐसे तो फिरते हैं ना इधर उधर, तालिबान भी हैं उधर से, तो कोई भी इस किस्म की चीज़ बना के कर सकता है, पेश कर और सकता उसका है, पाकिस्तान से ताल्लुक साबित कर दिया जाए, साबित कर दे और क्या हो जाए। जी। अच्छा, तो इस किस्म की वजह से वी हैव टू रेजिस्ट द न्यू नॉर्मल। ओके। ये एक स्ट्रेटेजिक इशू बन गया टू रेजिस्ट द न्यू नॉर्मल। तो ये सोच पाई जा रही है पाकिस्तान के तो अंदर। ये हमारे स्ट्रेटेजिस्ट सोच रहे हैं कि ये एक तरफ प्रेशर है, इसको रोक दिया जाए, यानी इंटरनेशनल प्रेशर को रोका जाए, नहीं इंटरनेशनल प्रेशर को मान लिया जाए। दूसरा ये है कि ना माना जाए, बिकॉज मानने का मतलब ये है कि आपने इंडिया का नया नॉर्मल एक्सेप्ट कर लिया, वो हम नहीं कर सकते, तो वी हैव टू रिस्पॉन्ड। ओके। और तीसरा इशू ये है कि ये जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे, वी आर नॉट एस्केलेशन नहीं कर रहे, हम रिटेलिएट कर रहे हैं। ओके। एस्केलेशन करेंगे तो उनको कहें कि इसके बाद ना कुछ करें, ओके। तो हमें मत कहें। सिर्फ साहब आपने ही बताया था, आसिम मलिक साहब का राब्ता, वो जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं अब, और DGISI भी, उनका राब्ता इस्टेब्लिश हुआ है उधर अजीत दोवल से। उसके नतीजे में आपको कोई पेशरफ दिखाई दी या अभी वो इनएक्टिव? नहीं, देखिए अभी इस वक्त प्रेशर तो आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। मेरा ख्याल है हुकूमत ने ये जो मौक़िफ़ लिया है ना, और फ़ौज ने भी, कि हम करेंगे एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग, जब हम चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसका फ़ैसला हम खुद करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं कहा कब करेंगे, ये बात छोड़ दी है। इसकी दो वजूहत है। एक तो इस वक्त बहुत इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, आप इस वक्त उसको डिफ्यूज़ करना चाहते हैं। दूसरा ये कि अगर इसके दौरान इंडिया और कोई हमाकत कर देता है तो फिर तो जिम्मेदारी और भी उनकी हो जाती है, फिर हमें कोई रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। अब ये ड्रोन्स वाली जो बात की है, एक और जवाब मिल गया हमें। देखें, आप देखें, आप हमें कह रहे हैं रिस्ट्रेंट शो करें, वो देखें क्या कर रहे हैं। तो यू गेटिंग मोर रीजंस। एंड एक और भी लास्ट, मेरा ख्याल है इस वक्त
आपने खबर तो सुनी होगी कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र मोदी से जी दिल्ली में। जी ऐसे ही है ना? जी ऐसा ही है, अजय बंगा। आपको पता है कि इंडिया की प्रेशर है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऊपर कि सारी इमदाद पाकिस्तान को बंद की जाए। जी उनका ये ख्याल है कि अगर ये जंग थोड़ी देर चलानी है तो पाकिस्तान को इमदाद बाहर से बंद हो जाएगी, तो ये इनके लिए मुश्किल और प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा। वो उनकी पूरी तवज्जो है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कहा जाए कि आप अपने पैसे देने बंद करें इनको। जी और उन्होंने पहले वर्ल्ड बैंक से तो बात कर ली और ख़बरें यही आ रही थी कि वो आईएमएफ को भी कह रहे हैं कि आप भी रुक जाएं, अभी ना दें पैसे, क्योंकि नया वो शुरू होने वाला ना, नई ट्रांस, जी नया अरेंजमेंट। जी जी तो मेरा ख्याल है कि आज या कल में वो हो जाएगा। 9 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है, देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर कमिंग। उसमें अप्रूव हो जाता है हाँ, तो फिर पाकिस्तान हैज़ अ फ्री हैंड। फ्री हैंड, ओके टू गो अहेड। और अगर कभी कुछ कर देते हैं तो शायद वो रोकते। हाँ वो कहने यार ये क्या हो रहा है, ठीक यहाँ है। तो जंग होने लगी है, ठीक है। और हम शायद नहीं करना, हम ये रोक देते हैं। तो ये तो आई थिंक इट कुड बी अ टैक्टिकल हाँ। और इट कुड बी स्ट्रेटेजिक, ये मुझे नहीं पता, मगर ये चीज़ें कंसिडरेशन में आती हैं। ठीक है। सांप सीढ़ी का खेल जारी है, जो चेस बोर्ड है उसके ऊपर इस वक्त दोनों कंट्रीज मूव कर रही हैं। क्या क्या हो सकता है, उससे भी बहुत से सवाल उठ गए जो सेठी साहब ने एनालिसिस किया। आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर जवाब देते रहेंगे। आइंदा कुछ घंटे कुछ दिन बहुत अहम है, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।